point control, no flux, no slag. वो कैसे नहीं आएगा वो अभी आपको जब मैं डिटेल में बताऊंगा। ये उसके डिसएडवांटेज हैं। लोअर फिलर मेटल डिपोजिशन रेट, इसमें वेल्डिंग हम बहुत फास्ट नहीं कर सकते। इसमें जो here is the some 3 videos. In this videos you have learned about the TIG welding. अनुपम, हेलो सर, बोलिए सर। अरे ये इस पे इसको कैसे चालू करोगे ये लिंक को? सर वो लिंक को क्लिक कीजिए ना सर। वो नहीं आ रहा ना लिंक पे क्लिक नीचे वाली सर, नीचे वाली, नीचे वाला सर, नीचे वाला तो और 3 है। अच्छा ये तो मेरे सर को पहले ये वाला क्लिक करना था। सर ये वाला जैसे हाइपरलिंक टाइप का है, ये आपका ऐसे ये हो गया है सर। हाँ हो जाएगा, या तो मैं रुको इसको। हाँ सर, उसको कॉपी करके सर और एक पेज में चालू कर दीजिए ना सर। उसको कॉपी करके सर, और वो वाला पार्ट को कॉपी करके सर और एक नया फोल्ड, नया इसमें ओपन करके, टैब ओपन करके सर चालू कर दीजिए सर, हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ ये सर, विजुअल आ गया स्क्रीन पे? एकदम आ गया सर, एकदम आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा ऐड, एडिटर नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा 1-2 सेकंड ऐड बियर करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। ये जब बॉयलर्स में हम हाई प्रेशर टिग वेल्डिंग करते हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ट्यूब्स, you may consider that like a water wall tubes. In this, one tube is replaced due to some problem. Here the arrangement for the TIG welding, we prepare the each preparation. दिख रहा है अनुपम? क्लियर है? क्लियर है सर, हाँ क्लियर है सर, क्लियर है सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ विजिबल है सर, विजिबल है। हाँ, तो ये हम यहाँ पे एज प्रिपरेशन करते हैं, और एज प्रिपरेशन में अकॉर्डिंग टू द थिकनेस हम यहाँ पे एक गैप भी मेंटेन करते हैं। तो ये इसमें एक गैप मेंटेन किया हुआ है। This welding is now started. In this hand, this is the filler wire. This is the filler wire, and this is the tube gap, and this is the tungsten rod. Due to help of this tungsten rod, the arc is developed and melt the filler wire. Just you see that this is the half welding is done by TIG welding. We use the argon torch for the arc initiation, and with the help of the filler wire, we melt the filler wire, and by the moving. In other video, we will see how to move the argon torch for the TIG welding. In this picture, you shown the half portion of the tubes are welded.
we prepare the edge preparation like this 22 degree. We also mention in the slide other side, and the gap is maintained for the inside for the goes the weld metal inside up to the root of the joint. TIG welding, normally synchronization of the both hand is the most important for the TIG welding. Why the we call the synchronization of the both hand is the most important for the TIG welding. अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन दोनों हाथ में नहीं है, आप IBR वेल्डर नहीं बन सकते. नॉर्मली जो हम लोग काम करते हैं, हमारा अगर हम कोई लेफ्ट हैंड है तो उसका लेफ्ट हैंड ज्यादा वर्क करता है, राइट हैंड नहीं करेगा. जो राइट हैंड करेगा, जो जैसे पियानो बजाते हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन दोनों हाथ का होना जरूरी है. नॉर्मली अगर हमको बजाने को मिले तो हमारा राइट हैंड का ही केवल बटन दबेगा, लेफ्ट हैंड वाला दो तीन बटन दबाने के बाद में रुक जाएगा. लेकिन टिग वेल्डिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों हाथ का आपके ब्रेन के साथ में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ में आपका आर्गन टार्च होता है और दूसरे हाथ में फिलर वायर होता है, और उसका सिंक्रोनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों में सिंक्रोनाइजेशन में से कहीं भी गड़बड़ हुआ तो आपका क्या होगा, आपका वेल्ड डिपोजिशन प्रॉपर नहीं होगा, या कहीं पे जो है मेटल बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा, या गैस वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो होते हैं वो आ जाएंगे, आपके गैस होल हैं, पोरोसिटीज हैं, ये सब चीजें आएंगे. तो दोनों हाथ का सिंक्रोनाइजेशन जिस वेल्डर का अच्छा होता है उसी को हम सबसे अच्छा IBR वेल्डर बोलते हैं. This is the argon torch, and one pointed point is, you see this one tungsten. This is the tungsten rod, pointed point. On this, with the tungsten rod, we initiate the arc. Some around the tungsten rod, the argon gas is coming. वो मैं डिटेल अभी आप केवल ये देखिए कि कैसे ये वेल्डिंग हो रहा है. मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा बाद में, इसमें क्या जा रहा है क्या आ रहा है. You see only the technology, how we weld it. This is the synchronization of the both hand. ये दोनों हाथ में मूवमेंट होता है. ऐसा नहीं कि ये हाथ को आप जिस हाथ में पिलर है, it also move, because when we weld, the filler wire length is decreases because it melted. तो साइमल्टेनियसली आपको फिलर वायर को फीड भी करना है इनसाइड में और आर्क भी डेवलप करना है. इट इज द सिंक्रोनाइजेशन. This is the synchronization. You see that in one hand he has rotated the filler and also move the torch, argon torch also move. Sometime this is also important. आपका जो IBR वेल्डर जो होता है, कभी आपको लेफ्ट हैंड से भी आर्गन टार्च पकड़ना पड़ेगा, कभी राइट हैंड से भी आर्गन टार्च पकड़ना पड़ेगा. तो वो सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए. आपका दोनों हाथ का सिंक्रोनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो मतलब
अगर लेफ्ट हैंड में आर्गन टार्च पकड़ा है, राइट हैंड में फिलर वायर पकड़ के वेल्डिंग करना है, क्योंकि ड्यू टू पोजीशन समटाइम जो है आपको अपना टार्च का पोजीशन चेंज करना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो एक अच्छे आईवीआर वेल्डर का दोनों हाथ से दोनों तरफ का सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अब तो अपने आप अपना हाथ, अब ये इधर से टॉर्च पकड़ेगा तो अभी उसने अपने हाथ को चेंज कर लिया, क्योंकि उसकी बिल्डिंग पोजीशन दूसरे साइड में आ गई। तो अब उस साइड से टॉर्च ले रहा है और जिस तरफ से गैप है साइड को पिलर को इंसर्ट कर रहा है। ये अभी इस वीडियो में आपको पूरा एक आर्गन वेल्डिंग जब करते हैं उसका सेटअप कैसे रहता है, कैसे करते हैं, वीडियो पूरा हिंदी में है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा है क्या इसका? नो सर। साउंड नहीं आ रहा सर। हाँ तो अच्छा, हाँ यहाँ मेरे में तो साउंड आ रहा है। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। जी कहाँ से? अनुपम देखो ये साउंड क्यों नहीं आ रहा है इसका? साउंड तो यहाँ से तो सर हेलो। हाँ सर। एक मिनट अपना जरा फोन। हाँ सर, मॉर्निंग सर। हाँ हाँ हाँ, और ड्राइंग भी अटैच कर दिया हूँ, वो थोड़ा सा ऊपर आपको समझने के लिए अलग से उसको स्क्रीनशॉट कर। हाँ हाँ। हम्म। हाँ डब्ल्यू विथ से टेबल बना हुआ है, एक लंबाई का है, चौड़ाई 200 mm है। सीट में हूँ मैं सर, एक जिप्ट का ट्रेनिंग क्लास ले रहा हूँ मैं, 1 घंटे आधा घंटे 1 घंटे, एक आधे घंटे के बाद मैं करता हूँ। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो साउंड थोड़ा सच में नहीं आ रहा है सर, इसको फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना सर, मतलब चलाइए ना इसको। 1 मिनट रुक। अब नहीं आया? नो सर। सर इसको ऑन। नहीं आ रहा है? नहीं सर, साउंड तो नहीं आ रहा है। आप में आ रहा है ना सर? आप में आ रहा है? चलो, पिक्चर आ रहा है ना? हाँ, पिक्चर पूरा क्लियर है। ठीक है, तो चलो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। ये जब ये टिक वेल्डिंग का जो है ये पूरा
मेरे को तो सुनाई दे रहा है यार, मेरा ये साउंड तो जाना चाहिए ना। क्यों नहीं आ रहा? इसमें ये कभी तो कभार सब ऐसा। ऑन है। ठीक है, वो लिंक रहेगा, लोग उसमें देख लेंगे, बाद में उनको आवाज आ हाँ सर। जाएगा। ठीक है ना? हम्म। मैं वैसे बता देता हूँ डिटेल पर। ये पूरा आर्गन वेल्डिंग का ये पूरा सेटअप है। इसमें हम एक आर्गन गैस करते हैं। आर्गन इज द इनर्ट गैस। वो जो है वो किसी एटमॉस्फेयर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करती। और ये आर्गन को यूज जो करते हैं वो इसके लिए करते हैं कि वेल्ड पूल में एक शिल्ड का काम करे। छोड़ दो, इसमें से ही होता है। इसका साउंड आ रहा है नो सर। नो सर। अनुपम? साउंड साउंड का प्रॉब्लम सर हो रहा है सर। वो अरे पहले वाले में तो नहीं आया। हाँ बाकी सर पहले फिगर वाले पूरा में भी दिख नहीं। रहा है। क्यों, फिगर तो पूरा दिख रहा है ना? हाँ फिगर पूरा दिख रहा है सर। ठीक है, अच्छा छोड़, जान दो, मैं ही बोल दूंगा। ये एक टिग वेल्डिंग का जो आर्गन टार्च होता है उसका ये जो आगे का होल्डर होता है उसका ये पूरा क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसके अंदर में ये जो पॉइंटेड ट्यूब दिख रही है ये एक टंगस्टन रॉड होता है। दिस इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहता है, इसलिए जब हम वेल्ड करते हैं, जब हम वेल्ड पूल में जो टेम्परेचर क्रिएट होता है उसमें ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होता है। इट इज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। उसके उस वो ये टंगस्टन रॉड एक आर्गन टार्च के टिप में रहता है जिसको हम कॉलेट बोलते हैं। इस कॉलेट के अंदर के थ्रू से ये जाता है। और ये जो एक गुलाबी कलर का दिख रहा है ये एक कैप होता है सिरामिक। सिरामिक कैप इसलिए होता है कि ये भी उस वेल्ड हीट की वजह से मेल्ट नहीं हो, इसलिए ये सिरामिक का है। इसलिए ये सिरामिक कैप यूज करते हैं। और ये जो कैप का जो इनसाइड का जो डाया देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द वेल्ड जॉइंट ये चेंज होते हैं। अलग अलग कैप होते हैं, उनके वेल्डर्स लोग नंबर बोलते हैं। जो है कितने नंबर का कैप चाहिए। अगर ज्यादा थिकनेस का होता है तो ये कैप का ये डायमीटर ज्यादा रहता है, क्योंकि हमें सिल्ड गैस आर्गन गैस ज्यादा देनी पड़ती है। तो हम एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लेंगे ताकि आर्गन गैस ज्यादा वेल्ड पूल पे जाए। तो ये एक आर्गन टार्च का जो आगे का टिप है उसका एक क्रॉस सेक्शन है। ये पॉइंटेड पॉइंट जो दिख रहा है वो आपका टंगस्टन रॉड है। ये कॉलेट है जो थ्रेडेड पार्ट दिख रहा है। इसके थ्रू हम पीछे से टाइट करके और टंगस्टन रॉड को आगे की तरफ पुल कर सकते हैं। और ये सिरेमिक है। दिस इज द टंगस्टन रॉड। ये पूरा एक आर्गन टार्च का सेटअप है। दिस इज द कॉलेट। ये कॉलेट बॉडी हो गई। ये कॉलेट बॉडी के थ्रू जो है ये टंगस्टन रॉड अंदर बाहर कर सकते हैं। ये जब हम आर्क डेवलप कर रहे हैं तो ये नोजल सिरामिक नोजल के चारों तरफ से इसमें आर्गन गैस आ रही है और इस वेल्ड पूल को वो चारों तरफ से सील्ड कर ले रही है ताकि एटमॉस्फेयर की एयर वेल्ड पूल में नहीं जाए।
अगर एटमॉस्फेयर की एयर जाएगी वेल्ड पूल में तो उसमें ऑक्सीजन है। इस वेल्ड का जब जैसे ही इस वेल्ड का ऑक्सीडेशन हो सकता है और वेल्ड के अंदर में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो आर्गन गैस की क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि आर्गन गैस किसी कारण से इंट्रैप्ट हो गया या किसी कारण वेल्डिंग के दौरान कोई कम ज्यादा हो गया तो आपके वेल्ड में डिफेक्ट आ सकता है। इट इज नॉट ड्यू टू द वेल्डर, इट इज ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ द आर्गन गैस। सील्डिंग, आपका सील्डिंग वीक हो गया। हम वेल्डिंग करने के लिए, आर्गन वेल्डिंग करने के लिए हम डीसी करंट यूज करते हैं। और इसमें जो है हम जो अर्थ करते हैं वो पॉजिटिव से करते हैं और वेल्ड करते हैं वो निगेटिव में होल्ड में रहता है। आर्गन चार्ज जो है निगेटिव में रहता है और अर्थ जो है पॉजिटिव में रहता है। आर्क वेल्डिंग में जस्ट उल्टा रहता है। ये आपको दो केबल हो गया, ये आपका ये वेल्ड पुल हो गया। दिस इज द सील्डिंग। ये आर्गन गैस से जब हम वेल्ड कर रहे हैं तो ये आर्गन गैस जो है हमारी ये सील्ड कर लेती है, ये आर्गन के सिलेंडर से। ठीक, ये सेम जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो वही चीजें हैं। उसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है क्या नहीं है। ये आर्गन का सिलेंडर है और ये इसमें पूरे आपको जो है ये रेगुलेटर रहता है। यहाँ से हम आर्गन गैस को जो आर्गन टार्च होता है उसमें कनेक्ट करते हैं। जब ये आर्गन वेल्डिंग, रूट वेल्डिंग हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में जो है इसमें भी आपका जो इक्विपमेंट जो है एक वेल्डिंग जनरेटर यूज करते हैं हम ज्यादातर। डीसी करंट ही यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर रहता है, ये रहता है, ग्लव्स, ये सब उसके इक्विपमेंट्स हैं। जो आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस है इसमें ये होता है कि आप वेल्डिंग होल्डर से आर्क डेवलप करते हैं और आपका ये जो एक आर्क डेवलप होने के बाद में जो है जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो होता है उसके ऊपर एक फ्लक्स का कोटिंग होता है। आप कभी भी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड देखेंगे तो एक मेटेलिक पार्ट रहता है और उसके ऊपर में एक जो अगर आप चल जाएगा, जिससे द फ्लक्स है ये बेस मेटल है। तो फ्लक्स जो है क्या होता है, जब वो वेल्ड पूल में जाता है तो वो वहां पे एक सील्डिंग का काम करता है। वो वेल्ड पूल में बाहर की एयर को ट्रैप नहीं होने देता। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आर्क वेल्डिंग में कि आपका जो इलेक्ट्रो आर्क डेवलप करने के बाद मेटल टू जो वेल्ड कर रहे हैं उसमें आपके डिस्टेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो सील्डिंग आपका वीक हो जाएगा, एयर ट्रैप्ड हो जाएगी। अगर बहुत पास में रहा तो क्या होगा कि जो है आपका इलेक्ट्रोड बेस मेटल में जाके चिपक सकता है। तो एक प्रॉपर जो डिस्टेंस है एक आईवीआर वेल्डर वो जानता है कि उसका जो आर्क डेवलप होने के बाद उसका डिस्टेंस बराबर हो गया और वो उसके अकॉर्डिंग वो फिर इलेक्ट्रोड जब वेल्ड करते जाते हैं तो छोटा होते जाएगा क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम है। तो उसके हाथ का सिंक्रोनाइजेशन होता है कि वो किस स्पीड रेट से कर रहा है और उस स्पीड रेट से उसका हाथ जो है मूवमेंट करता है टुवर्ड्स वेल्ड के तरफ। मतलब वो धीरे धीरे आगे उसका हाथ जो है आगे बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। आर्क वेल्डिंग का जो है एडवांटेज यह है कि मोस्ट इफिशिएंट जो है लो कॉस्ट ज्वाइंट होता है ये आर्क वेल्डिंग में। और
लाइटर वेट थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन है, ज्वाइन ऑफ कमर्शियल में सभी मेटल तरह के मेटल को हम जोड़ सकते, इसमें वेल्ड कर सकते हैं। एसएस हो चाहे एलआई स्टील हो या T91 हो। डिसएडवांटेज है कि आपका इसमें हाई लेबर कॉस्ट आता है, हाई एनर्जी होती है, नो कन्वीनियंट डिफेक्ट एंड ये सब चीजें हैं। एप्लीकेशन जो है ये आर्क वेल्डिंग का सब जगह है, रेलवे में भी करते हैं, एयरक्राफ्ट में भी होता है, एनी एवरी इंडस्ट्रीज वी यूज द आर्क वेल्डिंग। अब ये वेल्डिंग प्रोसेस तो हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ए इंजीनियर आपके लिए, जो आप इंजीनियर हो, आपको सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि अगर वेल्डिंग प्रोसेस तो जस्ट लाइक ए वेल्डर प्रोसेस देन यू फॉर योर लर्निंग कि आप कौन से मेटल को वेल्ड कर रहे हो और वहां पे कौन सा सुटेबल इलेक्ट्रोड लगाना चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ये AWS कोड होते हैं, उनको हम 7018, 8018, 9018, उसमें भी फिर वेरिएंट होते हैं 8018 B2, 8018 B3, 9018 B3। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये टेबल्स हैं और वो वेल्ड कंपोजिशन उसमें क्या होता है, ये कहाँ पे किसमें हम कार्बन स्टील में यूज करते हैं, किसको हम एलआई स्टील में यूज करते हैं, ये सब टेबलें अवेलेबल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसके हिसाब से हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और जो रूट वेल्डिंग करते हैं फिलर वायर यूज करते हैं। तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो ये 4 डिजिट का नंबर है 7018, इसके जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स हैं 70, ये फिलर वायर का कोड होता है। इसमें जोड़ दे, इसमें और एक सफिक्स जुड़ जाता है जैसे 70S, 80S, 90S। तो उसके जगह उसके साथ में मतलब ये 70S जो हो गया वो कार्बन स्टील का फिलर हो गया और 7018-1 ये आपके कार्बन स्टील का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हो गया। एक और उसके बाद में भी इन इलेक्ट्रोडों की भी साइज अलग अलग होती हैं। 2.5 mm का इलेक्ट्रोड होता है, 3.15 का होता है, 4 mm का होता है। तो अकॉर्डिंग टू बेस मेटल थिकनेस अप टू हम 5 to 6 mm तक 2.5 mm यूज करते हैं। 10 mm के ऊपर में अगर आ गया, अगर वेल्ड बेस मेटल का थिकनेस है, तो उसके बाद हम रूट के बाद में हम 3.15 का इलेक्ट्रोड करते हैं। अगर पाइपिंग मेटल है जहाँ 20 mm 30 mm है, तो आफ्टर रूट होने के बाद में एक हार्ड पास रन 2.5 से कर लिया या 3.15 से कर लिया और उसके बाद में हम फाइनल वेल्डिंग पूरा 4 mm इलेक्ट्रोड से करते हैं ताकि वेल्ड डिपोजिशन की क्वांटिटी ज्यादा हो। और हम ज्यादा हैवी इलेक्ट्रोड करेंगे तो हम करंट भी उसमें, और करंट की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो उस टाइम में हमें जो हायर रेंज की जब इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो हमारी वेल्डिंग मशीन की रेटिंग भी चेक करना जरूरी है कि वो 400 एम्पियर की रेटिंग की मशीन है तो उसमें हम 2.5 इजिली जला सकते हैं मोस्ट। तो और हमें उससे ज्यादा का जलाना है तो 6 एम्पियर रेटिंग की मशीन होनी चाहिए क्योंकि मुझे हाई करंट की जरूरत पड़ेगी मोटे थिकनेस को मोल्ड करने के लिए। ये कुछ रियल टाइप फोटोग्राफ्स हैं। ये जैसे हेडर्स हैं, हेडर्स के अंदर में ये हेडर के साथ में वेल्ड किया हुआ है। तो ये जो हेडर के साथ में वेल्ड किया हुआ ये आर्गन वेल्ड नहीं करते, इसको हम डायरेक्ट आर्क वेल्डिंग करते हैं। ये सॉकेट टाइप वेल्डिंग टाइप है तो इसको आर्क वेल्डिंग करते हैं। लेकिन इसके नीचे का जो वेल्ड है वो जो दिख रहा है, इसमें इनिशियली हमने आर्गन से रूट वेल्डिंग किया है और फिर हमने इसमें आर्क वेल्डिंग किया। लेकिन अभी इसका जो वेल्डिंग की बीड जो दिख रही है उसे हम चाहे तो हम पूरी वेल्डिंग भी आर्गन से कर सकते हैं। लेकिन जो वेल्डिंग का जो एक लहर दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वैलीज जो दिख रहे हैं, इससे देखने के अपीयरेंस से पता चल रहा है कि ये आर्गन वेल्डिंग किया है। कि वेल्डिंग के अपीयरेंस से भी हम पता कर सकते हैं कि ये आर्गन वेल्डिंग है या आर्क वेल्डिंग है। जहां पे आपको इस टाइप का फिनिशिंग स्ट्रक्चर पे जैसे मछली के ऊपर में जो रहते हैं ऊपर का जो वो है उस टाइप के शेप में अगर अपीयरेंस दिखेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आर्गन से वेल्डिंग से किया हुआ है।
अब ये जो हेडर में जो वेल्ड करते हैं हम, तो हेडर में हमारा सॉकेट वेल्ड होता है। ये हेडर है, ये आपका ट्यूब है, और ये जो वेल्ड होता है ये इस टाइप से वेल्ड होता है। अब ये हेडर और स्टब के वेल्डिंग में अगर हमने प्रॉपर, अगर हेडर अगर हाई थिकनेस का है और हमने उसको प्रॉपर हीटिंग नहीं की, प्री हीट नहीं किया, एज पर जो भी डिजाइन पैरामीटर्स में प्री हीट के भी अलग अलग प्री हीट है रहता है, 150 डिग्री तक प्री हीट करके करना है। अगर हम प्री हीट करके वेल्ड नहीं करते हैं तो हमारा जो मोटा हायर थिकनेस का जो मटेरियल होता है उसमें वो उतना ज्यादा जब मेल्ट करते हैं तो जो ट्यूब होती हैं उस टेम्परेचर पे तो वो मेल्ट हो जाती हैं, लेकिन ये हमारा जो हेडर होता है ये उतना अच्छे से मेल्ट नहीं होता। तो उसमें आफ्टर वेल्डिंग तुरंत कूलनेस के वजह से, हायर थिकनेस के वजह से उसमें क्रैक्स वगैरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं। फिर एक वेल्डिंग हम अटैचमेंट वेल्डिंग भी करते हैं। अटैचमेंट वेल्डिंग जैसे ट्यूब के साथ में जो हमारे बॉयलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कहीं कहीं सपोर्ट और इनकी जरूरत होती है, तो उसके साथ में हम वेल्ड करते हैं। इसको हम आर्क वेल्डिंग से ही करते हैं और इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट वेल्डिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अगर आपने इसमें हाई करंट से वेल्डिंग कर दिया तो आपको क्या होगा, इसका बेस मेटल में अंडरकट हो सकता है, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन थर्मल एक्सपेंशन ऑन कंस्ट्रक्शन के बेस की वजह से अगर अंडरकट है तो यहाँ वीकेस्ट एरिया हो सकता है और यहाँ से लीकेज हो सकता है। तो बहुत टेक केयर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर में हमारा उतना वो नहीं रहता, वो मतलब चेक। तो इसमें कभी कभी चांसेस जरूरत है, तो इसलिए अटैचमेंट वेल्डिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेन वेल्ड जॉइंट। फिर ये अटैचमेंट वेल्डिंग के ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, रियल टाइप फोटोग्राफ्स हैं। ये जब ये Recording in progress. P91 को वेल्ड करने के लिए फिर हमें 2 आर्गन सिलेंडर या 2 आर्गन सोर्स की जरूरत होती है। मैं जो लिखा हुआ है पीपीटी में वो आप लोग ऑफलाइन पढ़ लेना, मैं जो उसका समराइज वे है वही मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। ये उसकी P91 की जो कि उसकी वो है और कैरेक्टराइजेशन है। इसके कारण जो इसका जो कंपोनेंट्स हैं इसमें P91 में, इनका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है। मतलब आपने जैसे गर्म किया और किया वो तुरंत उनका ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है। इसके लिए हमको एक हम आर्गन से जब वेल्ड कर रहे हैं तो सील्ड हम कहाँ कर रहे हैं, एक तरफ से, वन साइड से, लेकिन इन साइड से सील्ड नहीं हो रहा है आर्गन का। तो चूंकि ये हाई ऑक्सीडाइज मटेरियल है तो इसके लिए हमको अंदर से भी सील्ड करने की जरूरत पड़ती है, ताकि अंदर से भी एयर उस वेल्ड कूल के पास में नहीं आ जाए। तो इसी के लिए हम इसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग मटेरियल जब वेल्ड करते हैं तो ये उसके कलर कोड है, ये वेल्डिंग का
ये है जब ये जो एज प्रिपरेशन जो हम करते हैं, तो एज प्रिपरेशन में आपका एक ये गैप होता है, अकॉर्डिंग टू थिकनेस ये गैप 0.8 से 2.5 mm तक वेरी करेगा। ये आपका इस टाइप से जिसको वी बोलते हैं, एज प्रिपरेशन करते हैं। और ये हायर थिकनेस में अगर थिकनेस 10 mm से ज्यादा है तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर 1.5 mm तक में ये स्ट्रेट पोर्शन रखते हैं और उसके बाद का वी बनाते हैं। लेकिन जो अगर थिकनेस बिलो 10 है, वहां पे हम डायरेक्टली ये स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम वी बना के वेल्ड कर सकते हैं। ये टिपिकली T91 का अरेंजमेंट है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ में जो वी शेप है यहाँ वेल्ड करना है, लेकिन हमने क्या किया है, इसमें एक अंदर में ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि हमको फिर एक तो हमारा यहाँ टार्च के थ्रू से आर्गन आएगा और एक हम आर्गन गैस ट्यूब के अंदर से भी दे रहे हैं। तो इसके लिए अंदर में 2 जगह हमें ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम अंदर में ट्यूब में आर्गन गैस दे रहे हैं तो ट्यूब तो बहुत लंबी है, हमारा आर्गन गैस चला जाएगा बाहर की तरफ। तो उस आर्गन गैस को रोकने के लिए हम इसको ये ब्लॉक करते हैं। ये चूंकि एक हेडर का अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें जब ब्लॉकिंग का अरेंजमेंट आपको अलग से कुछ इस टाइप से दिखाया हुआ है। नॉर्मली ट्यूब के टाइम में हम क्या करते हैं, पर्ज पेपर होता है, जो पर्जिंग पेपर, एक जस्ट लाइक वो पेपर जो है पानी में या उसमें वो एक मेल्ट हो जाता है। तो चूंकि हम पर्जिंग पेपर को अंदर में पहले डाल देते हैं, फिर इस ज्वाइंट का जो है हम वो कराते हैं। और इस इंड पे भी हम एक पर्ज पेपर के थ्रू या अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के पास तक आ जाए और इसके अंदर में छोड़ें और एक तरफ से हमने पर्च पेपर दे रखा है, तो वहां से आगे गैस नहीं जाएगी। तो हमारा इन साइड में, ये साइड में हमारा पूरा आर्गन गैस रहेगा। तो जब हम वेल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा 91 मटेरियल का। तो 91 मटेरियल करने में टेक्नोलॉजी वही है, वैसे ही आर्गन वेल्डिंग करते हैं, वैसे ही आर्क वेल्डिंग करते हैं। लेकिन आर्गन वेल्डिंग करने के टाइम में एक एडिशनल हमारा प्रोसेस होता है पर्जिंग करना, वो हम पर्ज करते हैं, अंदर से एक आर्गन गैस और देते हैं। मतलब 2 साइड से आर्गन गैस जाता है, एक टार्च के थ्रू और एक ये पाइप के थ्रू वेल्ड पोर्शन के पास। उसके बाद वेल्डिंग में आपका एक प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग का प्रोसेस होता है। ये भी अकॉर्डिंग टू मटेरियल कंपोजिशन, एलआई मटेरियल है, T91 के मटेरियल हैं, उनके टेबल्स हैं। नॉर्मली हम एलआई मटेरियल में जो है आपको 8 mm के बाद में एक प्री हीट करते हैं। इनके जो है टेम्परेचर है, और अगर हायर थिकनेस है एबव 14 mm उनके टेबल्स हैं, तो उनकी जो है थिकनेस के हिसाब से उनका जो पोस्ट हीटिंग भी होता है। तो जिसमें पोस्ट हीटिंग की जरूरत होती है उसको हम एसआर, स्ट्रेस रिलीविंग बोलते हैं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर हायर थिकनेस का एलआई मटेरियल है या T91 के केसेस में, चाहे वो कोई भी साइज हो, चाहे वो 2 mm हो चाहे 1 mm हो, T91 का पोस्ट हीटिंग होना ही होना है, उसका स्ट्रेस रिलीविंग होना ही होना है। तो T91 में हम कोई भी सेक्शन हो, उसके वेल्ड करने के बाद में हम उसका स्ट्रेस रिलीविंग करते हैं। ये जो एसआर करते हैं उसमें क्या होता है, एक अपना एक नाइक्रोम वायर होता है, उसका जैसे हीटर का कॉइल बनाते हैं, नाइक्रोम वायर से हम उसके ऊपर में एक इंसुलेटर बीट्स होते हैं, छोटे छोटे लंबे लंबे कॉइल्स बनाते हैं, उसको चारों तरफ से रैप कर लेते हैं वेल्ड पुल पे, और एक कंट्रोल वे में करंट देते हैं, ताकि उसका जो हमको हीट करना होता है उसकी भी एक अकॉर्डिंग टू थिकनेस अलग अलग रेट होते हैं। ये आपको अप टू 200 तक तो अनकंट्रोल हीटिंग होगी, उसके बाद में कंट्रोल हीटिंग होगी 110 डिग्री पर आवर या 125 डिग्री पर आवर। तो उसके लिए पूरा एक मशीनरी इक्विपमेंट होता है, स्ट्रेस रिलीविंग मशीन, वहां से हम कंट्रोल करके उसके अकॉर्डिंग हम उसका टेम्परेचर को धीरे धीरे लेके जाते हैं एक सर्टेन रेंज। नॉर्मली कार्बन स्टील में 625 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस वेल्ड पूल को हीट करते हैं,
और वो थिकनेस के हिसाब से फिर उसमें आता सॉकिंग टाइम। तो सॉकिंग टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस, वो अलग अलग होते हैं। आपको 30 मिनट से लेके 1.5 आवर तक उसी सेम टेम्परेचर पे उसको रखते हैं। फिर उसको धीरे धीरे उसी रेट, जिस रेट से हमने हीट किया है उस रेट से प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो। हाँ, तो रेट ऑफ हीटिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। और है क्या एक? अगर आपने 110 के ऊपर में आपने हीट रेट दिया है बढ़ाने का पर आवर, तो कूलिंग के टाइम में वो 110 नहीं रखना है, 120 कर लेना है। तो उसके रेट से पर्टिकुलर उस रेंज तक में आएंगे। क्या हो गया भाई तुमको? क्या चाहिए? 15-20 मिनट रुक जाओ, उसके बाद कराना, एक मीटिंग कराना है। तो उस हिसाब से फिर वो एक पर्टिकुलर रेंज आपका 200 डिग्री जो भी है वहां तक लेके आएंगे कूलिंग करके। फिर उसको जो है अनकंट्रोल्ड कूलिंग में ज्वाइंट कूल होगा। तो ये एसआर का प्रोसेस है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो यही इतना था वेल्डिंग के बारे में। तो मैं जो रिटर्न दिया हूँ वो वीडियो में साउंड नहीं आया, वो आप तीनों वीडियो देख लेना। वो तीनों वीडियो में आपको टिग वेल्डिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स अनुपम। थैंक यू सर। ठीक है ना? मैं वो ऑलरेडी वो तुम्हारा वो फोल्डर जिप्ट को शेयर है। अच्छा, जिप्ट रायगढ़ को सर? जिप्ट रायगढ़ का नहीं, तेरे को ही शेयर है जिप्ट को। अच्छा 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 अच्छा। तुम्हारे मेल आईडी को पिछले साल ही मैंने शेयर कर रखा था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। है? ठीक सर, तो ठीक उस सर। टाइम में वो वीडियो के लिंक नहीं थे, अभी मैंने वीडियो के लिंक दे दिए हैं, तो आप इनको दे देना। ठीक सर। ठीक है ना? तो वहां से देख लेंगे, एक बार हम्म। खोल के देख। नहीं शेयर होगा तो बताना, ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है सर, नहीं तो नहीं होगा तो सर आपको फोन कर लेंगे सर। हाँ हाँ, वो जिप्ट को शेयर्ड है उसमें। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। पर्सनल इनकम एज फैक्टर। या किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए ना। ये लोग तो यहाँ कैंपस में भी आएंगे ना? हाँ सर, आएंगे आएंगे। हाँ, तो अभी तो कैंपस लॉकडाउन में भी खुल आएंगे गया है तो सर, तो एक बार फिर ये बिल्डिंग हो तो इनको फील्ड में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, ओके अनुपम, फिर बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक सर, ठीक। आप लोगों को कुछ डाउट नहीं था? हेलो, सुन रहे हैं मेरा बात? यस सर। डाउट वाउट कुछ नहीं था? हाँ है सर, पूछ लेंगे, मतलब है सर, बहुत कुछ है, पूछ लेंगे सर। ठीक ठीक ठीक। एक्चुअली सर ये थोड़ा ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में जैसा होता है वो बताने स्टार्ट करें, तो इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर सर। थ्योरी टाइप का डाउट था, तो मैं सोचा कि बाद में पूछ लूंगा। ठीक है ठीक है, तो फिर इन सेशन एंड करते हैं। हाँ यस सर। ठीक। और सेकंड हाफ में क्लास है। हाँ, ऑलरेडी लिंक तो शेयर्ड है, तो वो आप लोग अपना ग्रुप से देख लीजिएगा। वो ऑलरेडी सैटरडे को ही शेयर कर दिए थे कंबशन थ्योरी के ऊपर। वो बाहर का ही क्लास है, थोड़ा सा अटेंड कर लीजिएगा उसको भी। ठीक है ना? यस सर। ओके सर। हाँ, ओके ओके यस सर। ओके। Recording stopped.